वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो इनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। याद रखिए, पशुओं के प्रजनन, पालन पोषण और उनके उत्पादन प्राप्त करना या फिर उनकी देखभाल करना ही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर केवल हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्किप करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं, क्या याद रखना है यहाँ पर कि ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं। तो याद रखिए, पक्षियों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए पीसी कल्चर, मछली पालन का अध्ययन, वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन, तो उसी टाइम में याद रखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि जो पशु गणना है वो किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, पशु गणना राजस्व विभाग किसके द्वारा की जाती है, पशु गणना राजस्व विभाग जो कि अजमेर में स्थित है, इसी के द्वारा याद रखिएगा जो पशु गणना होती है 5 साल में ये किए जाते हैं। याद रखना, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5 साल में जो पशु गणना होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तब आप क्या बताओगे, याद रखिएगा कि पशु गणना राजस्व विभाग जो कि अजमेर में स्थित है, इसी के द्वारा पशु गणना करवाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट हमारा हो चुका है। इसके अलावा हम डायरेक्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा बकरियाँ, आपको ये पता होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पशुओं की अगर हम बात करेंगे तो बकरियाँ सबसे ज़्यादा होती है। किसकी संख्या ज़्यादा है, याद रखिए बकरियों की संख्या ज़्यादा है। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरियाँ वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो बकरियाँ होती है वो बाड़मेर में होती है। इसके अलावा याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत के कितने % ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के जितने भी जो टोटल ऊँट है उसका जो 80% हिस्सा है, याद रखिएगा वो राजस्थान में ही पाया जाता है। मतलब ऊँटों की संख्या यहाँ पर भी ज़्यादा है। ठीक है, कितना हिस्सा है, 80% का हिस्सा है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया ऐसा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक ऊँट, तो याद रखिएगा बकरी और ऊँट दोनों ही बाड़मेर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा जब भी कोई रिसेंटली डाटा आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे और आपको एक स्पेशल क्लास याद रखिए डाटा से रिलेटेड करवा भी दी जाएगी। तो इस बात की आप टेंशन ना ले, बस आप यहाँ पर एक बार पॉइंट को ज़रूर देख लें कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है। याद रखिए, एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो बीकानेर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो ऊन विकास बोर्ड याद रखिए जोधपुर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि भेड़ रोग अनुसंधान केंद्र एवं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये भी याद रखिए डोड जोधपुर में ही स्थित है। अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। याद रखिए, वो होता है जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। अब यहाँ पर याद रखिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना है कि 30 जून 2014, याद रखिएगा कि 30 जून 2014 को क्या हुआ था। याद रखिए, राजकीय पशु घोषित किया गया है किसे, ऊँट को। ऊँट को याद रखिएगा कब राजकीय पशु घोषित किया गया था, यही आपको पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, याद रखिएगा क्या डेट आपको याद रखनी है, 30 जून 2014। ठीक है, कब किया गया था, 30 जून 2014 को ऊँट को राजकीय पशु घोषित किया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट भी देख लीजिए कि ऊँट को राजकीय पशु घोषित किया गया है चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में, और राजकीय पशु रहेगा जबकि ऊँट पशुधन श्रेणी में। याद रखिएगा कि अगर आपको पूछा था जो चिंकारा होता है, वैसे याद रखिएगा राजकीय पशु चिंकारा भी है, लेकिन इनकी कुछ श्रेणी है, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है नॉन डोमेस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक की। तो वन्य श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो वन्य श्रेणी में तो कौन आएगा, चिंकारा आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे याद रखिएगा पशुधन श्रेणी में, तो पशुधन श्रेणी में याद रखिएगा ऊँट आएगा, जिसे कब घोषित किया गया था, 30 जून 2014 को जिसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजकीय पशु मतलब राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, राष्ट्रीय पशु चिंकारा होता है और राजकीय पक्षी गोडावण होता है। अब यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछी आती है। अक्सर आपको ये इंस्टीट्यूट पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो NDRI है मतलब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिए करनाल हरियाणा में स्थित है। IVRI कहाँ पर स्थित है, मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। CBRI केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, याद रखिए हिसार हरियाणा में स्थित है। CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान में स्थित है।
अविका नगर मालपुरा में पड़ता है, मालपुरा टोंक में स्थित है और टोंक राजस्थान में आता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखने हैं, अविका नगर मालपुरा टोंक में स्थित है। एनडीडीबी आनंद गुजरात में स्थित है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। सीजीआरआई केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदू मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीएआरआई सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय डेयरी निगम आनंद गुजरात में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में स्थित है। एनबीपीजीआर या फिर याद रखिएगा यहाँ पर एनपीवीजीआर तो नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो एवं पशु आनुवंशिकी संस्थान तो ये स्थित होता है करनाल हरियाणा में। राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामड़ौली जयपुर में स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट और हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। पशु पोषाहार संस्थान जामड़ौली जयपुर में स्थित है। गो पशु परियोजना निदेशालय मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुक्कुट परियोजना निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, इनको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको ये पशु मेले पूछे जा सकते हैं कि ये जो पशु मेले हैं ये कहाँ पर बने जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर बने जाते हैं, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पर ये पशु मेले लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, याद रखिए कब लगते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके में आपके त्यौहार है तो उसमें भी ये आ सकता है। ठीक है, पशु मेले आ सकते हैं, कब ये लगता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम कब आते हैं ये तो डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप देख सकते हो। हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं श्री गोमती सागर पशु मेला या फिर चंद्रभागा पशु मेला, दोनों को एक साथ आपको ध्यान रखना है कि श्री गोमती सागर पशु मेला या फिर चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। दोबारा से देख लीजिए कि श्री गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं श्री गोगा मेडी पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको पता होगा जो गोगा मेडी है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। और इस गोगा मेडी जो स्थान है, जो प्लेस है, यहाँ पर ही याद रखिएगा क्या बढ़ता है, गोगा मेडी या फिर गोगा जी का पशु मेला ही भरता है। अब हम बात करते हैं कि वीर तेजा जी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो ये भरता है, याद रखिए पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, भरतपुर में पड़ता है। श्री कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में बढ़ता है। श्री महावीर या फिर याद रखिएगा महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में बढ़ता है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है। सभी का आप एक दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये कब आयोजित होते हैं इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि याद रखिए ये जितने भी जो 10 आपके पशु मेले हैं इनसे क्वेश्चन आपको शायद एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का मिलेगा, तो आप एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ठीक है, दोबारा से देखेंगे कि गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। वीर तेजाजी पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। श्री जसवंत मेला भरतपुर में बढ़ता है। श्री कार्तिक मेला पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। चंद्रबाबा झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में बढ़ता है। श्री महावीर शिवरात्रि पशु मेला करौली में बढ़ता है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। और श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में पड़ता है। अब यहाँ पर याद रखिए जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि जो बर्डी जो कास्ट्रेटर है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिए जो बर्डी जो कास्ट्रेटर है इसका प्रयोग किया जाता है बधियाकरण करने में। पशुओं को बधियाकरण करने में किसका प्रयोग किया जाता है, बर्डी जो कास्ट्रेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो बुल नोज पंच, याद रखिए आप बुल नोज पंच, तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सांड की नाक में छल्ला डालने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, याद रखिएगा कि सांड की नाक में छल्ला डालने हेतु जो छेद किया जाता है उसके लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, बुल नोज पंच यंत्र यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं बुल नोज रिंग, तो रिंग का मतलब याद रखिएगा, पंच का मतलब छेद करना और रिंग का मतलब उसे रिंग पहनाना।
ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, या फिर आप यहाँ पर समझ सकते हो कि सांड को वश करने के लिए नाक में डालने वाला छल्ला। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि पंच का मतलब होता है, याद रखिएगा, छेद करने का यंत्र। और अगर हम बात करेंगे रिंग, तो रिंग का मतलब तो वैसे ही छल्ला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बुल होल्डर किसे कहते हैं। तो वर्षण को काबू करने वाला यंत्र, वर्षण को काबू करने वाला यंत्र बुल होल्डर होता है। कैथेटर क्या होता है, याद रखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कैथेटर क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पशुओं में जब पेशाब बंद हो जाती है कोई रोग के कारण, तो इसको खोलने के लिए या फिर इसको पेशाब को निकालने के जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, कैथेटर होता है। कौन सा होता है, कैथेटर जो यंत्र होता है वो पशु को जब पेशाब बंद हो जाता है तो पेशाब निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, थर्मामीटर है, मतलब टेम्परेचर ज्ञात करेगा। कब ज्ञात करेगा, जब मान लीजिए पशु को कोई बुखार आ रहा है, या फिर आपको ज्ञात करना है कि शरीर का टेम्परेचर कितना है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ये अगर आपको जानना है तो आप किसका यूज़ करोगे, क्लिनिकल थर्मामीटर का आप प्रयोग करोगे। अगर हम बात करते हैं केटल क्रेडल की, तो इसका जहाँ प्रयोग यहाँ पर किया जाता है कि गाय का अपना दूध स्वयं पीने से रोकने का जो यंत्र होता है। मतलब याद रखिए, ये स्थिति कब आती है कि जब मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो पशु है वो वापस दूध को चंडा लेता है। क्या कर लेता है, वापस चंडा लेता है, मतलब देता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वह स्वयं नहीं पिए, मतलब उसे चनाई नहीं, तो उसे रोकने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, केटल क्रेडल का हम यूज़ करेंगे, जिससे वो चना नहीं पाए वापस उसे। कि गाय का अपना दूध स्वयं पीने से रोकने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, केटल क्रेडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि हेयर क्लिपर, हेयर क्लिपर। ठीक है, तो हेयर क्लिपर है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पशुओं की बाल काटने में जो प्रयोग किया जाता है वो यंत्र ही हेयर क्लिपर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे लैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होती है। ये आपको कई बार मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो निशानों की जो संख्या होती है वो कितने से लेकर कितने तक होती है, 0 से 40 होती है। कितनी होती है, 0 से 40 होती है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, दूध का आपेक्षिक घनत्व या फिर दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए। दूध का आपेक्षिक घनत्व या फिर दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए याद रखिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीट साइफन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीट साइफन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थनैला रोग से पीड़ित पशु में थन से दूध निकालने में उपयोगी होती है। यह स्टील की बनी एक पतली नली होती है। अब यहाँ पर दोबारा से सुनिए कि जो टीट साइफन का जो प्रयोग किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है। आपने देखा होगा, याद रखिएगा, जो थनैला रोग होता है वो कहाँ पर होता है, थनों पर होता है। ठीक है, मैस्टाइटिस जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होती है, या तो थन जब मान लीजिए हम दूध निकालते हैं तो वो क्या होता है, हल्का पीले कलर का निकलता है और उसके साथ साथ हल्का सा ब्लड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है कि अगर मान लीजिए, और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आपने देखा होगा, याद रखिए, इसके मुख्यतः कुछ सिम्टम होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो थनैला रोग होता है, जो मैस्टाइटिस रोग होता है, तो ये सबसे पहले तो होता क्या है, याद रखिए, इसमें जो थन होता है पशुओं का वो कड़ा हो जाता है। कड़ा का मतलब है सख्त हो जाता है, जिससे क्या होता है, दूध निकालने में दिक्कत आती है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है तो दूध निकल ही नहीं पाता है, या फिर अगर मान लीजिए निकलता भी है तो क्या होता है, हल्के पीले कलर का होता है और ब्लड के साथ आता है, मतलब उसमें ब्लड भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ हम कर रहे हैं ऐसी स्थिति जब दूध नहीं निकल रहा है, मतलब वो इतना सख्त हो चुका है कि उससे दूध नहीं निकल रहा है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, टीट साइफन यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब आपको समझ आ गया कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि टीट डिलेटर या डायलेटर आप बोल सकते हो इसे, टीट डायलेटर। तो इसका प्रयोग भी याद रखिए, थन की बीमारियों में अंदर की नली में रुकावट दूर करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो टीट साइफन और टीट डिलाइटर दोनों का लगभग सेम ही काम होता है, दोनों का प्रयोग थन की बीमारियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे टैटूइंग मशीन। तो टैटूइंग मतलब, टैटूइंग तो आप जानते होंगे, टैटू बनाना। तो टैटू जिसके लिए बनाए जाते हैं या फिर जिस यंत्र की सहायता से बनाए जाते हैं उसी को हम टैटूइंग मशीन बोलते हैं। ट्रोकार कैनुला आपको बता चुके हैं, जो आफरा रोग होता है। आफरा रोग होता क्या है, आज अगर मान लीजिए कोई पशु है जो अधिक कच्चा चारा खा जाता है तो उससे क्या होता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है और उसमें पेट में हल्की सी क्या हो जाती है, सूजन जैसी फूल जाता है, उसका पेट क्या होता है, फूल जाता है। तो इस जो फूल जाता है तो इस गैस को निकालने के जिस यंत्र का प्रयोग आता है वो कौन कौन से होते हैं, याद रखिए, ट्रोकार एंड कैनुला यंत्र होते हैं। जिससे क्या करते हैं, ये जो पशु की गैस है जो कि पच नहीं रही है या फिर अनावश्यक गैस है, इसको बाहर निकाला जाता है। इसको याद रखिए, चुबाया जाता है एक स्पेशल प्लेस पर, जहाँ से क्या होता है, वाइस
जो उसकी गैस होती है वो निकल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि वेजाइनल स्पेकुलम। अब आपको देखा होगा, याद रखिएगा, जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करते हैं तो याद रखिएगा उसमें हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन बताया जाता है कि गर्भधारण का टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट कब करना चाहिए, जब गर्भधारण किए हुए 2 माह हो जाने चाहिए। 2 माह जब हो जाते हैं उसका गर्भधारण टेस्ट किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम कि वेजाइनल स्पेकुलम योनि विकसन यंत्र, कृत्रिम गर्भाधान के लिए योनि में डालकर ग्रीवा को निरीक्षित करने का यंत्र जो होता है वो होता है वेजाइनल स्पेकुलम। और वेजाइनल स्पेकुलम का प्रयोग मुख्यतः याद रखिए भेड़ और बकरी में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, भेड़ और बकरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि माउथ गैग किसे कहते हैं। तो याद रखिए दवा देने के लिए दांत व मुंह को निरीक्षण करने के लिए जो खोलने के, याद रखिएगा आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए हम खोलना चाहिए किसी पशु के ज़बान या फिर मुँह, तो वो वैसे तो नहीं खोलेगा, आराम से तो नहीं खोलेगा। अगर मान ले खोल भी लेगा तो वापस बंद कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई मनुष्य होता है जिसे हम दवा देने की कोशिश करते हैं, कुछ होते हैं लोग जो नहीं लेते हैं, उनको दिक्कत होती है शुरू में, तो ऐसी कंडीशन याद है कि पशुओं के साथ भी होती है, वो नहीं लेना चाहते हैं दवाई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको पिलाएंगे, चाहे कैसे भी पिलाएं, हम तो पिलानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, हम क्या करेंगे, याद रखिए गैग, माउथ गैग जो यंत्र है इसका प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है, इसको जब वो माउथ खोलेगा तो उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो ज़बान को फिर वापस बंद नहीं कर पाए। ठीक है, इससे वो वापस अपना मुँह को बंद नहीं कर पाता है, उसका मुँह खुला रहता है कुछ टाइम के लिए। एक यंत्र है, मान लीजिए अगर रोड लगा देंगे माउथ में तो वो क्या बंद कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसी टाइम में आप मान लीजिए एक यंत्र होता है, ठीक है, जिससे वो अपनी जो मुँह होता है उसे क्लोज नहीं कर पाता है। जब हम दवाई दे देंगे तो उसके बाद में उस यंत्र को हम निकाल लेंगे, जिससे कि वो आप आसानी से उसका मुँह बंद कर सके। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सभी इक्विपमेंट का यूज़ पता चल गया होगा, इनका कैसे प्रयोग किया ऐसा ये आपको पता चल गया होगा, और आज की क्लास भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। इसके साथ साथ अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा लगता है रेस्पॉन्स ज़रूर दिया करो, ताकि हमें भी पता चलता रहे क्लासेस पसंद आ भी रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, दूरी मेंटेन कीजिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट।